भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। द वैदिक कल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वैदिक कल्चर, जो वैदिक संस्कृति है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। पहला भाग है पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं जिसे। राम राम साहब, ठीक है। पहला है भाग जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल या जिसे हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। पूर्व वैदिक काल क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल, दैट इज ऋग्वैदिक एरा। ऋग्वैदिक एरा। फिर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जिसे हम लेटर वैदिक एज भी कहते हैं, विच इज आल्सो नोन एज द लेटर वैदिक एज। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जिसे हम लेटर वैदिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटर वैदिक एज। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक आपका ये ड्यूरेशन है। और फिर उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है? 1000 बीसी से 650 बीसी तक। 1000 बीसी से 650 बीसी तक। कहीं कहीं पर आपको 600 भी लिखा मिलेगा, बट उस मामले में ऊर्जा नष्ट नहीं करनी है, वो सब चीजें एक ही है, ठीक है। आप मुझसे ये पूछो, कोई अगर मुझसे ये पूछे कि सर ह्यूज डिफरेंस बताइए, ये तो बहुत सारे अंतर है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उत्तर वैदिक काल जो था, इस काल में ही लोहे की खोज ने बहुत चीजें बदली। इस काल में ही लोहे की खोज हुई है। इस काल में ही लोहे की खोज हुई। क्या होती है? लोहे की खोज हुई है, द डिस्कवरी ऑफ आयरन। इसी काल की बात है जब डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई है। गुरुजी सब चीजें बदली होंगी, आप लोहे को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हो? लोहे से खेती, खेती से पैसा, पैसे से समाज, सब बदलता चला गया। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कि ऋग्वैदिक काल। कौन सा हमारा टॉपिक है? आज हम पहले जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति? ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति, ऋग्वैदिक काल, दैट इज ऋग्वैदिक संस्कृति। देखिए यह बात क्लियर है कब से कब तक है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय है। देखिए इस काल के बारे में सबसे ज्यादा हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इसके बारे में हमें जानकारी, इसके बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद से मिलती है। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऋग्वेद। इस ड्यूरेशन का इज ऋग्वेदा। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, वेद क्या है? अगर कोई मुझसे आपसे पूछ ले कि वेद क्या है, वेद कब लिखे गए? दादा 1500 से 1000 बीसी के बीच में घटनाएं होती रही, जब किसी ने नहीं लिखी, बहुत बाद में वेद व्यास जी ने लिखी। याद रखिएगा, वेदों का संकलन घटनाओं के बाद हुआ है। जैसे मैं आज कैसे पढ़ा रहा हूं, ये आज ना लिखकर 3 साल बाद लिखा जाए कि 7 से 8 के बीच में वो ऐसा पढ़ाते थे, सुबह 10 11 से 12 वो ऐसा पढ़ाते थे, 12 से 1 में ऐसा पढ़ाते थे। घटनाएं बाद में लिखी गई हैं। याद रखिएगा, यहां पर नोट करने वाली बात यह है, नोट कीजिएगा, छोटी सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वेदों का संकलन जो है वो बाद में हुआ है। वेदों का संकलन, देखिए नोट करिए, वेदों का जो संकलन है, वेदों का संकलन, वेदों का संकलन बाद में किन्होंने? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। क्या किया गया है? वेदों का संकलन बाद में वेद व्यास जी के द्वारा दिया गया। वेद व्यास जी के द्वारा। अच्छा, चूंकि नाम तो व्यास था, वेदों का संकलन किया तो वेद व्यास कहलाए, के द्वारा किया गया था। एक नाम और आ जाता है कि इनके साथ इनके पुत्र उग्र श्रावा भी थे। कहा जाता है कि उग्र श्रावा भी थे। यह भी कहा जाता है कि इनके पुत्र उग्र श्रावा भी इनका साथ दे रहे थे। बात क्लियर हुई है? तो जो वेदों की जानकारी, हमें जो ऋग्वेद काल की जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद से मिलती है। किससे मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद के बारे में जब मैं इसको पढ़ा दूंगा तो ऋग्वेद की पूरी जानकारी समराइज कर दूंगा, ठीक है। देखिए कौन सा काल है ये? जो काल है 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच का समय। देखिए इस काल की हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। एक टॉपिक तो यह बनता है कि आर्य कहां से आए, और यह बात मैं आपको बता चुका हूं, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल चुकी है आपको, क्या नहीं कि आर्य कहां से आए, इस बात की तो डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। ठीक है, आर्य कहां से आए
ये तो आपको बता चुके कि आर्य कहां से आए हैं, ठीक है। तो हमें देखना है आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है, इस समय के आर्यों का निवास स्थान क्या था। निवास स्थान का अर्थ हुआ द सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, द सेटलमेंट ऑफ आर्यन, इस समय कहां था। हम ये देखेंगे आर्यों की राजनैतिक संरचना कैसी थी। भाई जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि राजा नहीं था, लेकिन आज राजा आ जाएगा, है ना, आज राजा आ जाएगा, ठीक है। बेटा पीडीएफ अगर शो नहीं हो रही है तो हो सकता है कोई इशू हो, आपका मैसेज मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, वो समस्या रिजॉल्व हो जाएगी, आप निश्चिंत रहो उस चीज से। ये बड़ी मतलब हो सकता है कि आज के लिए आप बोलेंगे, लेकिन कई बार दीज आर टेक्निकल थिंग्स, कभी कभी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। हम राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सामाजिक स्ट्रक्चर देखेंगे, सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, हम इनका सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, समाज में पुरुषों की चलती थी कि महिलाओं की चलती थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, ये सब चीजें हम देखेंगे। हम धार्मिक संरचना देखेंगे, किस देवता की पूजा पाठ करते थे, धार्मिक संरचना कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसी है, और हम यहां देखेंगे एक चीज और, जो अर्थव्यवस्था कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि इस ड्यूरेशन में जो आर्य रहे उनका जीवन के हर एक पहलू पे बात होगी कि उनके जीवन के हर एक पहलू क्या थे। ऐसे में ही हम देखेंगे सबसे पहला टॉपिक आर्यों का निवास स्थान क्या है, वेयर आर द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, आर्यों का प्रारंभिक निवास क्या है। आई हैव वन डाउट, नाइक साहब पूछिए, ठीक है पूछिए, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान क्या है, वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस ना, वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस। हाँ वो जो वो लिखते हैं, देखो बॉक्स में हम उस चीज को लिखते हैं जो थोड़ा सा लीक से हटके होता है, पर बताना जरूरी होता है अपनी बातचीत के लिए, उसको बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस, वेयर इज द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ आर्यंस। देखो भैया, ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का प्रारंभिक स्थान, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थल, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। कहां रहते थे, ये बात आर्यों से मिलती है, ठीक है। स्थान को लेकर विवाद है, अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, लेकिन मैंने ये आपको कल पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बताई थी, है ना। प्रारंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश है, सप्त सैंधव प्रदेश है ना। द इनिशियल सेटलमेंट इज लैंड ऑफ सेवन रिवर, द इनिशियल सेटलमेंट इज लैंड ऑफ सेवन रिवर्स। ये वहां रहते थे जहां 7 नदियां बहती हैं, क्या बहती हैं, जहां पर 7 नदियां बहती हैं, ये वहां रहते थे, ठीक है। चलो आगे देखो, कहां बहती थी 7 नदियां। अब हम जब सप्त सैंधव प्रदेश की पहचान करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि जिस बारे में यहां चर्चा चल रही है, जिसे हम सप्त सैंधव प्रदेश कह रहे हैं, ये क्या रहा होगा, ये वो क्षेत्र है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। सिंधु और उसकी आसपास की सहायक नदियां, ये वो क्षेत्र है जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों की बात हो रही है, तभी तो सप्त सैंधव प्रदेश बनेगा। आज भी पंजाब में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज 5 नदियां बहती हैं, सिंधु की सहायक नदियां, तो तभी तो वो पंजाब बना। ये उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों की चर्चा चल रही है। ओके, ये बात हमारी समझ में आ गई कि सर आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कहां था। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान उस जगह था जहां सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियां बहती थी, ठीक है। आइए साहब, सबसे ज्यादा जिस नदी का जिक्र हुआ है वो नदी है कौन सी, सिंधु। जो सिंधु नदी है भैया, इसको याद रखिएगा, इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु। देखो नोट कीजिए, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का जिक्र है, लगभग 25 नदियों का जिक्र है, 25 नदियों का जिक्र है। इंडस एंड इट्स 7 ट्रिब्यूटरीज, कौन सी नदियां हैं, द इंडस
एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु और उसकी 7 सहायक नदियों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, एक मिनट बच्चों जरा। सात सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। तो 25 नदियों का जिक्र है लगभग। कौन सी नदियां हैं ये? इनमें सबसे ज्यादा फेमस नदी कौन सी है? ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, ऋग्वेद में, ब्लैक पेन से लिखो, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो नदियों का जिक्र है, देखो ऐसा है कि जिस चीज का जिक्र बार बार आएगा वही चीज उतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जिस चीज का जिक्र बार बार आएगा वही चीज तो उतनी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। तो ऋग्वेद में अगर किसी नदी का बार बार जिक्र हुआ है तो वो नदी सिंधु है। सबसे ज्यादा जिक्र सिंधु नदी का हुआ है। किसका हुआ है? सिंधु नदी का। ठीक है, तो यह कहा जा सकता है कि जो इंडस है, इंडस सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नदी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर थी। कौन सी? सिंधु। सबसे ज्यादा अगर किसी नदी का जिक्र हुआ है तो 100 वो सिंधु नदी का हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी ये देखो कि जब हम आर्य संस्कृति देखते हो गुरुजी, हमें रामायण महाभारत याद आती है। मैंने कि वो तो जब मैं पढ़ता था मुझे भी आती थी। हाँ वही तो हम पूछ रहे हैं। लेकिन गुरुजी वो तो गंगा जी के आसपास कहानी चलती थी ना, वही हमारे एक नदी है सरस्वती, एक नदी सरस्वती है, सरस्वती का जिक्र हुआ है भैया। इसे नदी तमा कहा गया है, नदी तमा। विच रिवर इज नोन एज नदी तमा? नदी तमा जो रिवर है वो सरस्वती है, और इसे नदियों में उत्तम नदी, द ग्रेट रिवर, किसकी संज्ञा दी गई है? ग्रेट रिवर की संज्ञा दी गई है, नदियों में उत्तम नदी, द ग्रेट रिवर। ठीक है, मेरे कमेंट आपको सब दिख रहे हैं। ठीक है, सबके कमेंट में देख पा रहा हूं। ठीक है, अच्छा दूसरे फोल्डर में डल गई है, बरखा बता रही है, अभी हम उसको ठीक करवाते हैं, क्लास के तुरंत बाद फोन कर देंगे, वो सही फोल्डर में डाल दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, एक नदी है गंडक नदी। गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहा गया है, सदा नीरा। सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब समझते हैं? हमेशा बहने वाली, द एवर फ्लोइंग, पेरिनियल क्या कहा गया है? इसे सदा नीरा नदी कहा गया है। सदा नीरा, सदा नीरा का अर्थ है, अर्थात वह नदी जिसमें हमेशा पानी रहता है, अर्थात वह नदी जिसमें हमेशा पानी रहता है, जिसमें हमेशा क्या रहता है? पानी रहता है, एवर फ्लोइंग, या ज्योग्राफिकल टर्म पेरिनियल है। ठीक है, तो आप एक बात तो समझ गए, क्या समझ में आती है जी? हमारे एक बात ये समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट नदी तो सिंधु है जी, सरस्वती को नदी तमा कहा गया जी, गंडक नदी को सदा नीरा कहा गया, मतलब एक ऐसी नदी जिसमें हमेशा पानी है ना, हमेशा पानी रहता है। ठीक है, यमुना शब्द का 3 बार प्रयोग हुआ। जो यमुना शब्द है, यमुना जो शब्द है उसका 3 बार प्रयोग हुआ है, और गंगा शब्द का 1 बार प्रयोग हुआ है। इस बात से एक बात साफ हो जाती है कि शायद गंगा उस जमाने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। ठीक है, क्या नहीं थी? उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, और गंगा के मुकाबले यमुना जिन नदियों के नाम उस इस ऋग्वेद में जिक्र किए गए हैं। एक नदी है नाम जिसका इंडस है, ये सिंधु नदी है। ठीक है, ये अरब सागर में गिरती है। एक नदी झेलम है, झेलम नदी चिनाब में जाकर मिल जाती है, फिर ये आगे बढ़ती है। इसी में एक नदी रावी आकर मिलती है, एक नदी व्यास है, और इसी के पास से एक जगह से सतलुज निकलती है। क्या निकलती है? सतलुज। और फिर ये सारी नदियां पाकिस्तान में एक साथ मिलती हैं, पंचनद का निर्माण होता है और सिंधु नदी में चली जाती है। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक नदी है जिसका नाम सिंधु है, दैट इज इंडस। ठीक है, ये नदी जिसका नाम झेलम है, झेलम के बाद एक नदी जिसका नाम चिनाब है, झेलम और एक नदी जिसका नाम चिनाब है भैया, फिर एक नदी रावी है, एक नदी व्यास है, व्यास, और एक नदी सतलुज है,
सतलुज है। बात क्लियर हुई भैया? सिंधु नदी शब्द की कितनी बार यूज है? लगभग 200-250 बार के आसपास है, 200-250 बार। ठीक है, 200-250 बार के आसपास इस्तेमाल। देखिए, झेलम को उस जमाने में वितस्ता कहा गया है। झेलम को उस जमाने में क्या कहा गया है? वितस्ता की संज्ञा दी गई है। चिनाब को उस जमाने में अस्कनी कहा गया है, असाकनी कहा गया है। रावी नदी को पारुषणी कहा गया है। क्या कहा गया है? पारुषणी। व्यास नदी को विपासा कहा गया है। विपासा। क्या कहा गया है जी? विपासा कहा गया है। सतलुज नदी को शतुद्री कहा गया है। क्या कहा गया है? शतुद्री कहा गया है। तो ये तो आपने नक्शे से समझ लिया। ठीक है, ठीक है, चलो ध्यान दीजिए, ऋग्वैदिक काल नाम क्या है? दो नदी और हैं, वो पाकिस्तान में बहती हैं, काबुल और कुरुम नदियां हैं। कौन सी हैं? काबुल कुरुम नदियां। ठीक है, चलो ऋग्वैदिक काल नाम देखिए, नदियों के ऋग्वैदिक काल नाम। नदियों के ऋग्वैदिक काल के क्या नाम? नदियों के ऋग्वैदिक काल के नाम देखिए। ठीक है, मैं यहां पर लिस्टेड कर देता हूं। ठीक है, ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर्स। झेलम, यहां पर इंग्लिश में लिखूंगा भैया, यहां पर इंग्लिश में लिखूंगा। झेलम को वितस्ता कहा गया है। ठीक है, चिनाब को अस्कनी कहा गया, आसाकनी। ठीक है, और रावी को, रावी इंग्लिश में वहां भी लिखा हुआ है, पारुषणी कहा गया, और व्यास को विपाशा कहा गया, और उधर सतलुज को शुतुद्री कहा गया है। ये याद रखना। मैच द फॉलोइंग करने के लिए जो है एकदम से आपका बहुत बढ़िया सवाल ये बनता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए एकदम शानदार क्वेश्चन बनता है कि भैया उनको मिलाओ आपस में, किनके ऋग्वैदिक नेम जो है, वो बहुत शानदार सवाल एक बनता है यहां से। ठीक है, आगे देखिए, आइए अब देखिए, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? आर्य की उस जमाने में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? एक बार सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना करो। सिंधु घाटी सभ्यता से तुलना करने से पता चलता है कि वहां तो राजा था नहीं, तो क्या यहां राजा था या नहीं? आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द आर्यंस। देखो एक बात तो पक्की है कि आर्य कभी भी एक साथ नहीं आए, आर्य कभी भी एक साथ यहां पर नहीं आए हैं। ठीक है, चलो ब्लैक कर देता हूं, बच्चों को दिक्कत हो रही है तो। हम तो भैया बच्चों के लिए ही जिए, बच्चों के लिए ही मरे। आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है देखिएगा। आर्यों का जो समाज था वो एक कबीलाई समाज था। आर्यों का समाज, आर्यों का जो समाज था एक कबीलाई समाज था, एक कबीलाई समाज है, एक कबीलाई समाज था। द आर्यन सोसाइटी was divided into tribes. Aryan society was divided into tribes. ये लोग ग्रुप में बटे हुए थे, और हर एक ग्रुप को एक क्या कहा था? हर एक ग्रुप को ट्राइब कहा गया है। डिवाइडेड इनटू ट्राइब, है ना? एक टिपिकल कबीलाई समाज कैसा था? टिपिकल कबीलाई समाज था। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। सिंधु शब्द नहीं 55 बार नहीं, लगभग 176 बार तो उल्लेख है, याद रखना। मैं लिख देता हूं, जो सिंधु शब्द है वो 176 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। सिंधु शब्द से करेक्शन कर लो, सिंधु शब्द 176 बार उल्लेख हुआ है।
कितनी बार? 176 बार उल्लेख हुआ है। गलत टाइप कर रहे हैं आप, ठीक है। सिंधु शब्द ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख हुआ। अच्छा, मुद्दे पाते हैं। एक कबीलाई समाज था। देखो, सबसे निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर सबसे पहले एक कुल या परिवार होता था। कुल या परिवार होता है, और कुल या परिवार को मिलकर गांव बनता था। क्या बनता था? गांव। गांव को मिलकर एक जन बनता था, विश्व। बहुत सारे गांव मिलकर विश्व बनाते थे, और बहुत सारे विश्व मिलकर एक जन बनाते थे। क्या बनाते थे? जन। जन का अर्थ ही एक बहुत बड़ा कबीला है। यहां पर जो कुल का मुखिया होता था उसे कुलब कहते थे। उसे क्या कहते थे भैया? उसे कुलब कहते थे। गांव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रामीणी। जो बहुत सारे गांव मिलकर एक विश्व बनता था, तो विश्व का जो मुखिया होता था उसे विश्वपति कहते थे। ठीक है सर, मोबाइल ना चलाया करो, घर में किसी की तबीयत खराब है, ये सोचिए आप, थोड़ा सा, है ना, पता भी ना लें। ठीक है, थोड़ा ऐसा हो रखा कि वाइफ की तबीयत खराब है, फोन आया था क्लास से 10 मिनट पहले। ठीक है, विश्व का मुखिया विश्वपति। हम ही नहीं, सभी टीचर कितना त्याग करते हैं क्लास के लिए, आप जानते नहीं है। विश्वपति। लेकिन हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं, गर्व है हमें, क्योंकि ये चीज हमने चुनी है, और अपने फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं, चाहे जैसा भी हो। हमने गलत लिया या सही, फैसला हमारा, तो सम्मान करेंगे पूरा। ठीक है। जन का मुखिया होता था जनस्य गोप्ता। जनस्य गोप्ता कौन होता था? जनस्य गोपता। ये जो जनस्य गोप्ता है, याद रखिएगा भाई, कुल का मुखिया कुलप, गांव का मुखिया ग्रामीणी, कौन है? ग्रामीणी, और विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया जनस्य गोप्ता। ये जो जनस्य गोप्ता है यही राजा है। ये जो जनस्य गोप्ता लिखा है, क्या लिखा है? जनस्य गोपता। जनस्य गोप्ता, इसे ही राजा या राजन कहा। ये जो शब्द है जनस्य गोप्ता, इसे ही राजा या राजन शब्द कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? राजा या राजन शब्द कहा गया है, और याद रखिएगा, है ना। चलिए देखो, इसे ही राजा या राजन कहा गया है। राजा या राजन कहा गया है। ही इज नोन एज राजा। राजा स्लैश राजन कहा गया है। क्या क्या गया इसको? राजा या राजन। याद रखिएगा, ऋग्वेद में राजा शब्द केवल एक बार आया है। क्या आया है? ऋग्वेद में राजा शब्द क्या आया है? एक बार आया है। ठीक है, ऋग्वेद में राजा शब्द का जिक्र एक बार हुआ है। ऋग्वेद में राजा शब्द का जिक्र एक बार हुआ है। राजा शब्द का जो जिक्र है एक बार हुआ है। राजा शब्द का जिक्र एक बार हुआ है। द ओनली सिंगल टाइम डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद द वर्ड राजा, एक ही बार है। तो आपने ऊपर कैसे लिख दिया? अरे भैया, मैं वो इसको इसलिए लिख पा रहा हूं कि यही आप इसी की राजन की जो जनस्य गोप्ता है उसी की तुलना, ठीक है, उसी की तुलना आप किससे कर सकते हो? उसी की तुलना आप राजा से कर सकते हो। लेकिन सर एक बात बताइए, ये जो जन शब्द है ये कितनी बार आया है? देखो, अभी एसएससी का पिछले साल जो पेपर हुआ उसमें एक ये था कि निम्न में से कौन सी टर्म है जो ऋग्वेद में इस्तेमाल नहीं हुई है? उसका उत्तर था जनपद। जन शब्द 275 बार आया है ना। द वर्ड राजा डिस्क्राइब्ड या mentioned single time in ऋग्वेद। इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में एक बार जिक्र हुआ है, जबकि जन शब्द जो है, जन शब्द का 275 बार जिक्र हुआ है। 275 बार जिक्र हुआ है। अब उस सवाल को देखिए, वो जो सवाल पूछा गया था वो सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि क्या जनपद शब्द का जिक्र हुआ है? क्या जनपद शब्द का जिक्र हुआ है? लिख लीजिए, द वर्ड जन, द वर्ड जन, द वर्ड जन डिस्क्राइब्ड 275 टाइम्स। अब एक सवाल ये बनता है, ठीक है, साथ ही जनपद शब्द का जिक्र नहीं है। जनपद शब्द का जिक्र नहीं है।
याद रखना, ये सवाल एसएससी ने पूछा था कि क्या जनपद शब्द का जिक्र हुआ है? नहीं, जनपद शब्द का जिक्र नहीं हुआ है। तो ये है कहानी, इसके आगे की कहानी हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी इसमें रहता है राजा इस समय वैदिक संस्कृति में, जो पूर्व वैदिक संस्कृति है, में केवल कबीले का रक्षक है, में केवल कबीले का रक्षक था, द प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब ओनली। क्या था जी? द प्रोटेक्टर ऑफ ट्राइब। ये तो बात समझ में आ गई थी। और इसे क्या कहा गया? जनस्य गोप्ता। इसे ही जनस्य गोप्ता कहा गया। अच्छा, राजा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है बताइए? राजा शब्द कितनी बार प्रयोग हुआ है? इसे ही जनस्य गोप्ता कहा गया है। क्या कहा गया? इसे ही जनस्य गोप्ता कहा गया है। राजा शब्द केवल एक बार प्रयोग हुआ है। क्या कहा गया है? इट इज ऑल्सो नोन एज जनस्य गोप्ता। राजा जो शब्द है उसका एक बार ही प्रयोग हुआ है। राजा शब्द ऋग्वेद में की जो एक्चुअल में हैसियत है ना, वो केवल कबीले के रक्षक जैसी है। अब सवाल क्या निकलता है? अगर राजा कबीले का रक्षक है भाई, राजा क्या है? कबीले का रक्षक। कुछ प्रश्न यहां निकलते हैं, कुछ प्रश्न यहां निकलते हैं। क्या राजा निरंकुश था? क्या राजा निरंकुश था? बताइए। एक सवाल यह है कि क्या राजा ऐसा था कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं था किसी का भी? क्या उत्तर देंगे इसका? हाय हाय हाय। वाज द किंग मोनार्क? राजा मोनार्क था क्या? इसका उत्तर है नहीं। नहीं। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए, राजा पर नियंत्रण के लिए संस्थाएं थी। राजा पर नियंत्रण के लिए संस्थाएं थी। देयर आर इंस्टीट्यूशंस, देयर आर इंस्टीट्यूशंस टू कंट्रोल द किंग, टू कंट्रोल द किंग। राजा पर कंट्रोल रखने के लिए कुछ संस्थाएं थी। राजा मोनार्क नहीं था, राजा निरंकुश नहीं था, राजा निरंकुश नहीं है। वो कौन सी संस्थाएं थी? जैसे जैसे एक संस्था का नाम सभा था, एक संस्था का नाम समिति था, एक संस्था का नाम विदत था। क्या था जी? एक संस्था जिसे सभा कहते थे, सभा को इंग्लिश में आप सभा ही लिखेंगे, समिति को समिति ही लिखेंगे। बहुत ज्यादा उस्ताद मत बन जाना, कभी कमेटी लिख दो, ठीक है। दीज आर द प्रॉपर नाउन्स। एक संस्था थी जिसे विदत कहा जाता था। क्या कहते थे? विदत। सभा के बारे में समझ जाइए कि यह संभ्रांत लोगों की सभा थी, यह संभ्रांत लोगों की सभा थी। द इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स की यह सभा थी। समिति क्या होती थी? यह आम लोगों की सभा थी। यह कॉमन पीपल्स की सभा थी। ये आम लोगों की सभा है। ये जो समिति है ये राजा को हटा सकती थी, इसकी इतनी ताकत थी कि ये चाहे तो ये राजा को हटा दे। विदत, ये आर्यों की सबसे पुरानी संस्था है, ये आर्यों की सबसे पुरानी संस्था, ये आर्यों की सबसे पुरानी संस्था थी। और याद रखना दादा, इसका काम था लूट में जो माल मिलता था, गुरुजी लूट में माल। और आर्य भैया, शुरुआती आर्यों का जो जीवन चलता था वो लूटपाट से ही चलता था, है ना। शुरुआती आर्यों का जीवन जो चलता था दादा, वो लूटपाट से ही चलता था। तो लूट में जो भी माल मिलता था उसका फैसला करना, लूट में मिले माल का बंटवारा करना। आर्य, द एंसेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्यंस, द एंसेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्यंस। काम था लूट में मिले माल का बंटवारा, लूट में मिले माल का क्या करना? बंटवारा करना। जो लूट में मिला माल है उसका बंटवारा किया जाए, ये उसका था। अब एक चीज आप सोचिए, कोई भी आदमी है, जैसे राजा है। अब राजा को तुमने कह दिया कि जाओ तुम हमारी रक्षा करो, तुम हमारी क्या करो? सर अभी आप ठीक हो? इसलिए हाँ मैं अभी ठीक हूं, पहले से तो बहुत बेहतर। अब मुझे डर लगता है कि नजर न लग जाए, शाम को दिक्कत हो जाए, बट पहले से मेरी कमर की जो स्थिति है वो बहुत ठीक है, ठीक है। औरत समिति में भाग लेती थी, औरतें समिति में भाग लेती थी। कोई बताएंगे औरतों की स्थिति? रुक जाइए, महिलाओं की स्थिति बताऊंगा। अब आगे देखिए दादा, यहीं से एक सवाल निकल कर आता है। देखो, क्या राजा कर लेता था? क्या राजा कर लेता था? डस द किंग
कलेक्ट्स टैक्स। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। नहीं, जी हाँ, राजा कर लेता था। जी हाँ, राजा कर लेता था। राजा कर लेता था, जिसे बलि कहा जाता था। जिसे बलि कहा गया। जिसे क्या कहते थे? जिसे बलि कहते थे। यस, जो टैक्स होता था उसे बलि कहते थे। बट याद रखिए, जो बलि है ये बाध्यकारी नहीं। ये बाध्यकारी नहीं है। अपनी मर्जी से तुम्हें जितना बनता है उतना दीजिए, ठीक है? अपनी मर्जी से जो बनता था वो दे दीजिए। बलि वॉज नॉट मैंडेटरी। नॉट मैंडेटरी। और मान लीजिए कि टैक्स को मैंडेटरी कर दिया जाए, फिर तो राजा बहुत ताकतवर हो गया। अगर टैक्स मैंडेटरी हो जाए तो ये 100% बात होगी, फिर तो ताकतवर है राजा। फिर राजा निरंकुश नहीं हो गया, फिर निरंकुश राजा टैक्स मैंडेटरी कर देता है कि देना ही पड़ेगा। तो कर तो लेता था, जिसे बलि कहते थे, बट दिस बलि इज नॉट अ मैंडेटरी, इट विल बी डिपेंड ऑन योर ओन विश। आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है आप कितना देते हैं। देना तो है आपको, है ना? थैंक यू। देना तो है, लेकिन आप कितना देंगे ये डिपेंड ऑन यू है, मतलब हम इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते। यहीं से पता चलता है कि राजा इतना ताकतवर अभी नहीं है। अब आने वाले समय में तो महाराजा अधिराज, चक्रवर्ती, परम भागवत, बला बला बला, पता नहीं क्या क्या उपाधियां लेंगे, पता नहीं क्या क्या। अब आइए सामाजिक स्थिति, आर्यों की सामाजिक स्थिति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पता चलता है बहुत कुछ बातें। आर्यों की सामाजिक स्थिति। आर्यों की सामाजिक स्थिति। द सोशल स्ट्रक्चर। द सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, आप सिंधु घाटी सभ्यता में घूमिए थोड़ा सा। गुरुजी बहुत दिन घूम गए हैं, थोड़ा सा और घूमो। मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मेन चीज थी वो मातृ सत्तात्मक समाज था, वहां मम्मी की चलती थी, यहां पापा की चलती है, ठीक है? यह समाज पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था। दिस सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल। दिस सोसाइटी वाज पैट्रियार्कल। कैसा समाज था? ये एक पितृसत्तात्मक समाज था। अच्छा गुरुजी, जिसमें पापा की चलती है, हाँ चलती है पापा की, लेकिन याद रखिए पिता के अधिकार असीमित थे। कहा जाता है कि पिता के अधिकार असीमित है। पिता के अधिकार असीमित थे। एक जगह पर कहानी आती है कि एक पिता ने अपने बेटे को अंधा कर दिया। एक पिता जो है वो अपने बेटे को अंधा करा दिया। तो फिर लोगों ने सोचा कि ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया गुरुजी? भैया बात ये है कि वो सिर्फ एक अपवाद है, इट इज जस्ट एक्सेप्शन। बट ये बताता है कि जो पिता हैं उनके अधिकार असीमित हैं, ठीक है? इतने बहुत ज्यादा अधिकार हैं उनके। अगर कोई, अच्छा उसमें दूसरी बात ये भी तो देखिए कि ऐसा भी तो सोचो कि कितने योग्य पुत्र रहे होंगे जो अंधे होने को तैयार हो गए। आज कोई कहते कि बेटे आज हम तुमको अंधा करा देंगे, बोले पापा तो हर जिंदगी से हम खेल जावा है। तुम अगर आज की तारीख में क्या है, आज की तारीख में बाप ये कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि शाम तक हम तुम्हें अंधा करा देंगे, तो पहले के जमाने में लड़के भी तो देखो कि पापा ठीक है अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो। हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? चलिए, अधिकार असीमित थे। समाज में वर्ण व्यवस्था थी। समाज में वर्ण व्यवस्था थी। द वर्ण सिस्टम इन सोसाइटी। द वर्ण सिस्टम इन सोसाइटी है। वर्ण सिस्टम। बेटा भाग जाएगा, बेटा हाथ नहीं आएगा है। ऐसा भी हो सकता है, कलयुग है। तुम अखबार खोल के देखो, अगर मैं भी तुम्हारे सामने अखबार खोल दूं तो 50 चीजें तो मिल जाएंगी मुझे ऐसी। बेटा ड्रम में लगा दे रहे हैं, बेटे पिता को ड्रम में लगा दे रहे हैं, आजकल चल रहा है बस मामला। 50 चीजें तो मेरे ही सामने आ जाए, एकदम से आ जाती हैं। देखो जी, सुनो, अखबार खोल के देखो आप, है ना? अखबार खोल के देखो, देखना जी, अमेरिकी इजराइल का ईरान पर हमला, कई शहरों में धमाके। चलो बहुत अच्छी बात। इंजीनियर की मौत पर सांसद बोले फूलों की खुशबू अच्छी है। एयर स्ट्राइक, काशी में जलती चिताओं की भस्म होली। पाक अफगानिस्तान लड़ाई में कौन भारी, असली मकसद क्या है? इस्लाम छोड़ चुके यूट्यूबर को 14 चाकू मारे, ठीक है? 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी 8 करोड़ के थाने में, 8 करोड़ में थाने से छुटी है। काशी में सिपाही ने बटुक को पीटा, बाल खींचे। मतलब तुम सोचो, सपा नेता ने दरोगा को कॉलर पकड़ा, धक्का दिया। मतलब अब इतनी सारी खबरें, इनमें से एक खबर मिली तुम्हें सुख शांति अमन चैन की? हर जगह यही तमाशे हैं, तुम यहीं चले जाओ। कौन से हैं? इसकी जानकारी कहां से मिलती है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। कौन सा मंडल है, कमेंट करके बताइए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से जानकारी मिल जाती है। किससे मिल जाती है? पुरुष सूक्त से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है? सर जी समझ में नहीं आ रहा। सर सब्जेक्ट पढ़ाइए, न्यूज हम खुद पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ पाओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, पता है मुझे बेटा, अपने बछड़े के दांत रात भी जानता, मैं जानता हूं, ठीक है? ना पढ़ पाओगे।
ये कह रहे हैं जी हमें ये सब बातें मत बताओ तुम बस। चलिए साहब, देखिए पुरुष सूक्त से, द पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त से दशम मंडल है, 10th मंडल से जानकारी मिलती है। और दशम मंडल से यह पता चलता है, इसी सूक्त में, इसी पुरुष सूक्त 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह जानकारी है कि भैया क्या जानकारी मिलती है दशम मंडल के पुरुष सूक्त से। दशम मंडल में लिखा है 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण जो विराट पुरुष से पैदा हुए हैं। 4 वर्ण हैं जो विराट पुरुष से पैदा हुए हैं, विराट पुरुष से पैदा हुए हैं। द ओरिजिन ऑफ 4 वर्ण, द ओरिजिन ऑफ 4 वर्ण is originated from a विराट पुरुष, from a विराट पुरुष। इससे पैदा हुए हैं भैया, विराट पुरुष से ये पैदा हुए। कौन से हैं 4 वर्ण? ये 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भैया। ठीक है, तो किससे पैदा हुए? कहा गया कि एक विराट पुरुष था, ठीक है, एक विराट पुरुष था, उस विराट पुरुष से गड़बड़ हुई है, उस विराट पुरुष के मुख से निकले ब्राह्मण। दीज आर द ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। जाति व्यवस्था है भैया ब्लंडर, है ना। जाति व्यवस्था अपने आप में एक ब्लंडर चीज है। इसमें लिखा है, ऋग्वेद के चैप्टर है, चैप्टर को मंडल कहते हैं, उसी मंडल में एक समूह है मंत्रों का जिसे पुरुष सूक्त कहते हैं। वहां से पता चलता है, ठीक है, वहां से पता चलता है कि कैसे जाति और धर्म बने। ब्राह्मण देखिए, कहा गया कि इसी विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले हैं, मुख से ब्राह्मण, बाजू से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? अच्छा, आप जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः जो हमारा गायत्री मंत्र है। अब बिल्कुल दिमाग से सोचोगे गुरुजी, अच्छा आर्य रहने लगे आके, तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग भी रहते थे? थैंक यू शीतल जी। सिंधु घाटी, हाँ भैया वो भी रहते थे। अच्छा, वो तो रहते ही थे। आर्य क्या चाहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो क्या बन जाए? वो आर्य बन जाए। हाँ, ये तो चाहते होंगे, हर कोई चाहता। अच्छा, फिर क्या होगा? गायत्री मंत्र उसी लिए प्रयोग होता है। तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, किस लिए चलता है? ताकि अनार्य लोगों को आर्य बनाया जा सके। समझ गए? जो अनार्य थे, अच्छा अनार्यों को क्या बताया गया है? अनार्यों की पहचान बताइए ऋग्वेद में कि कौन है अनार्य। ऑब्वियस बात है, कौन है अनार्य? वही जो यार सिंधु घाटी सभ्यता के थे, वही अनार्य कि काले रंग के हैं, काक वर्ण हैं, चौड़ी नाक के हैं, वेदों में विश्वास नहीं करते हैं, कोई धार्मिक, वेद से मतलब है कि धार्मिक कर्मकांड नहीं करते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, चौड़ी नाक के हैं। किसके हैं? चौड़ी नाक के हैं। और जो क्या बताया गया है कि चौड़ी नाक रंग उनका काला है। अभी तुम देखो दस्यु हैं, कौन से हैं? दस्यु हैं, दास हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, अब कहानी क्या है भैया। अब तुम जरा उस जमाने के हिसाब से राक्षसों को देखो, वो काले रंग के दिखाई जाते हैं। राक्षसों को क्या दिखाते हैं? काले रंग का, और देवता गोरे रंग के। तो उन्होंने बताया कि वो काले रंग के हैं, नाक उनकी चौड़ी है, देखो नाक पे लाल रंग का पपोतन दिखाते हैं। ठीक है, नाक चौड़ी है, रंग उनका काला है, और वो जो है वो यज्ञ वगैरह नहीं करते हैं, वो देवताओं को नहीं मानते हैं, वो सब अनार्य हैं। अब इन अनार्यों को क्या बनाया? सॉरी, हे भगवान, इन अनार्यों को आर्य बनाया जाएगा कि पढ़ो ओम भूर्भुवः स्वः। जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का मुख्य काम अनार्यों को आर्य बनाने के लिए होता था। ठीक है, तो बताया गया कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, ये बात ऋग्वेद में लिखी है। बाजू से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, जांघों से वैश्य पैदा हुए हैं, और इनसे शूद्र पैदा हुए हैं पैरों से। अच्छा, लेकिन यहां पर एक चीज निकल कर आती है। ओके, क्या आज के जैसी ही बातचीत है? मैंने कहा आज कैसे? अरे गुरुजी, जो ब्राह्मणों में पैदा होता है वो ब्राह्मण है, जो वैश्य में पैदा होगा वो वैश्य है। कई बार तो लोगों को ये भी बात नहीं क्लियर होती, बोलते हैं अरे पंडित आदमी इधर आइए, कहते हैं ना, वो कहते हैं ब्राह्मणों के घर है। अच्छा, पंडितों के नहीं पता लोगों को, यार पंडित कोई भी हो सकता है, कोई भी। अब मान लो भावना को हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, तो मैं कहूंगा हिस्ट्री की पंडित है। पंडित माने विद्वान से, ब्राह्मण एक जाति है, पहले वर्ण था। ठीक है, अब देखो तो क्या था? ये चारों वर्ण, चारों वर्ण कर्म आधारित थे। ये चारों वर्ण कर्म आधारित है। ओके, दीज आर बेस्ड ऑन योर कर्मा। जो ज्ञानी वही पंडित है, धर्म जाति ब्राह्मण है। दीज वर्ण आर बेस्ड ऑन कर्मा, ऋग्वेद में एक जिक्र है कि सुनिए, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं, मां मेरी आटा पीसती है, हम तीनों एक ही परिवार के हैं। और समझो कि मैं एक कवि, मेरे पिता वैद्य,
माँ मेरी आटा पीसती है, हम तीनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन धन कमाने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, मतलब गुरुजी एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन जनरली ऊपर के तीन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो सकते थे एक ही परिवार में। अगर लेमन लैंग्वेज समझो तो एक पंडित हो सकता था, एक बनिया, एक ठाकुर, क्षत्रिय, ये हो सकते थे, एक ही घर में हो सकते थे। ऋग्वेद में दो बातें निकल कर आई। एक में तो बताता है कि किस्सा ये है कि पिता ने अपने बच्चों को अंधा करवा दिया। एक किस्सा ये निकल कर आता है कि जो है मैं वैद हूं, नहीं मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद है और मेरी माँ जो है वो आटा पीसती है। हम अलग अलग धर्म के हैं, लेकिन धन कमाने की इच्छा जो है हम सभी रखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इतनी बात समझ में आ गई? अब चारों कर्म पर आधारित हैं। आगे देखिएगा, भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का, जनरली नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि हम किस जमाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो है भैया 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच की बात कर रहे हैं। 1500 बीसी से हम 1000 बीसी के बीच की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। थैंक यू जी, धन्यवाद भैया जी। देखिए, अच्छा पढ़ाना ना पढ़ाना केवल इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी बात आपको कितना समझ में आ रही है। अपनी तरफ से तो मैं यही मानता हूं कि अच्छा पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है तो अच्छा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाए, ठीक है, वो जगीरा का डायलॉग है। तो सीधी बात यह है कि मेरा पढ़ाना आपको कितना, ठीक है सर, बिना लिखे पढ़ाइए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल। महिलाओं की कैसी स्थिति थी? अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आज महिलाओं की स्थिति कैसी है, ठीक है, हाँ, देखिए महिलाओं की स्थिति, एक बात मैं आपको बता दूं, पहले मैं एक बात लिख दूं, उससे तुम सारी बात समझ जाओ। भारत के इतिहास में सबसे बेहतर महिलाओं की स्थिति ऋग्वैदिक काल में है, यानी कि 1500 से 1000 बीसी के बीच में है, ठीक है। भारतीय इतिहास में महिलाओं की सबसे बेहतर स्थिति। एक चीज को लेकर हमें बड़ा दुख होता है, दुख के पीछे मेरी वजह यह है कि खूब हम पढ़ रहे हैं, हमें पैसा भी ठीक ठाक आ रहा है, सब पे आने वाले समय में क्या होगा कि सब तुम लोग सब पे पैसा होगा, पैसे के साथ साथ महिलाओं की स्थिति गिर गई है। कभी सोचो, पर्सनली हम बता रहे हैं इस चीज को लेकर बहुत दिक्कत है, तब से लेकर अभी तक की कंडीशन गिरावट पे ही है महिलाओं की, वास्तव में। यहां से होती है, यहां से स्थिति, तो यहां से स्थिति होती है। बताओ कैसे कपड़े पहन के खड़ी, मूर्ख आदमी है तू। कपड़े बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन जनरली कपड़ों का भी अपराध कैसा, हाँ रास्ते में आ रही थी, हंस रही थी, और क्या करे, फोटो को सिल दे, आंखों को ऐसे कर ले, मूर्ख आदमी है। अरे छत पे खड़ी थी, अरे और कहां खड़ी हो, छत पे खड़ी होगी, बताओ, प्रेम विवाह कर दिया। अरे शुक्र मनाओ 100 साल बाद शादी ही नहीं। अब लोगों को डर लगने लगा, शायद 100 साल बाद कहानी खत्म। बट फिर भी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की सबसे बेहतर स्थिति थी। महिलाओं की सबसे बेहतर स्थिति, भैया इतनी खराब हमारी सोसाइटी हो गई, मैं गाली तो नहीं दूंगा कि मतलब अब सब तो नहीं कहूंगा, किसी प्रकार के नाम से कहने चाहिए, यार कमाल हो गया। देखिए अभी कभी आप दुकान पे जाओ मेडिकल स्टोर पे, उसको बोलो कि भाई तू ना मुझे पैड दे दे, है ना, डेट हो रही है, महामारी हो रही है, काली पिन्नी में लपेट के देगा। फिर तुम शराब की दुकान पे जाओ कि बोतल मिलेगी क्या, बोतल को ऐसे देगा जैसे वर्ल्ड कप लेके आ रहा है। शर्म आनी चाहिए, जिस चीज के प्रति सम्मान होना चाहिए, जो चीज जननी है पुरुष की, उस चीज के प्रति तो तुम काली पिन्नी में लेकर आ रहे हो। केरल में एक चौकीदार ने अपनी बहन को इसलिए मार दिया कि उसको पता ही नहीं है, उसको डेट हुई तो उसको लगा कि ये तो गलत काम कर दिया, जान से मार दिया उसे। ये तो तुम पढ़ा नहीं सकते, शराब ऐसे लेके चलते जो वर्ल्ड कप लेके आ रहा है। अभी मैं कल की बात बताऊं, मैं कल फल खरीदने रुका तो मतलब क्या बताऊं, मुश्किल से 15 साल का लड़का, दोनों हाथों में उसके बियर की बोतलें और ऐसे लेके आ रहा था चौड़ा होकर, जैसे वर्ल्ड कप लेके आया। ये देखो कितनी खराब सोच है, हमारे तो जड़ा है मेडिकल वाले से, तो पागल हो गया, मैं क्यों उसे काली पिन्नी में लेके जाऊं। मेडिकल की चीजें हैं, सोचो तुम भैया, ये सोचने की बात है कि जैसे जैसे पैसा हमारे पास आ रहा है मामला खराब हो जा रहा है। सबसे बेहतर स्थिति ऋग्वैदिक काल में ही। कोई कहे ना कहे, कहे ना कहे, मिडिल क्लास में लड़की पैदा होते ही ऐसा हो जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा भैया, मैं तो भैया ओपन लेकर आया, मैंने क्या मैंने समझाया उसे कि यार इन सब चीजों को मत किया, प्रमोट दीस थिंग्स, यार ये हेल्थ की चीजें, मैं मतलब मुद्दे पाता हूं, मतलब मैंने देखा है, लिटरली देखा है। लड़के खूब हंस रहे हैं, बच्चा भैया मन से नहीं बताएगा, लेकिन चेहरे से पता चल जाता है कि लड़की पैदा होने पे कितनी दिक्कत। भैया अच्छे बड़े पढ़े लिखे और पैसे वाले लोगों की स्थिति बता रहा हूं मैं, लड़की पैदा होने पे ऐसे देखते हाँ हाँ एकदम सुम हो जाते हैं, पता है चेहरा बता देता तुम्हारा कि तुम कितने खुश हो यार, मतलब कमाल हो गया। सबसे बेहतर स्थिति ऋग्वेद काल में ही थी, इसमें थी ऋग्वेद काल में। उसके बाद गिरावट हुई है। सर आपने बताया सबसे बेहतर स्थिति है, चलिए हमने भी माना, लेकिन आपको इसका सबूत देना होगा सर, आपको इसका सबूत देना होगा, सबूत दीजिए आप इसका। चलिए इसका सबूत देते हैं, इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण, माफी चाहूंगा पर इस मामले में विचार मुझे अपने रखने बहुत ज्यादा जरूरी है भैया। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, तुम रसोई में खड़े होकर देखो, एक मिनट में पता चल जाएगी। पहले की बड़ी बुढ़िया बेचारी, बस क्या बताएं, कभी पूछना उनसे, हम भी गांव से आते हैं, हम भी गांव में रहते हैं, गांव से आते हैं पुराने डेली, तो एक बार खड़े होकर देखो रसोई में क्या हालत खराब है। नहीं पर्दा खिंचा रहेगा क्योंकि ससुर का रोटी खाने में, ठीक है भैया, इसकी जान से बढ़ के है। देखिए जैसे उस जमाने में पर्दा प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, जो वेल सिस्टम है नहीं है। हमारी ही जानकारी में एक लड़की की शादी हुई, उसी के कंटेम्परेरी एक लड़का, उसके मामा का लड़का भाई साहब 12वीं के पेपर दे रहा है, और उस लड़की को दूसरा बच्चा हुआ है, उसकी क्या उम्र रह जाएगी ये समझिए आप।
बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह से लड़के पर तो क्या ही फर्क पड़ता है, लड़के पर क्या, लड़की का मामला सारा खराब हो जाता है बेचारी का। बाल विवाह नहीं होते थे उस समय, कोई स्लेव सिस्टम भी दिखाई नहीं पड़ता, दास प्रथा नहीं। माचिस की एक तिल्ली से तिलबिला उठता आदमी, तुमने उसको शराब पिला के लड़के की उसकी पति की चिता पे रख दिया है, सती करवा दिया तुमने, क्यों? क्योंकि उससे कुछ बुराई फैल सकती थी। क्यों सती क्यों हुई? सता क्यों नहीं हुआ आज तक? सता भी तो हो सकता है, बिगड़ने के चांस तो लड़के के भी उतने हैं। सहचरित्र नारी सती, क्यों सहचरित्र नारा क्यों नहीं हो सकता? इसको बिठाओ, किसी की पत्नी मरी भाई, सती तो ठीक है, सता भी करा दो, सती अगर ठीक है तो सता भी होना चाहिए। सती प्रथा के हिसाब से नहीं है, सती प्रथा नहीं थी, शिक्षा का अधिकार था, शिक्षा का अधिकार था, राइट ऑफ एजुकेशन लड़कियों को मिला हुआ। बेटा गुड़ियाओं, मेरी प्यारी बहनों, तुम पे बहुत कम समय है, तुम पे बहुत कम समय है। अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पढ़ाई के लिए समय दिया, तुम मेरी बच्चियों, मेरी प्यारी बहनों, 1-1.5 साल लग जाओ। ये लड़कों पे की होड़ मत करो, ये तो बगावती हो जाएंगे अपने दोस्त के। बेटा तुम कहां, तुम तो बगावत भी नहीं कर सकती इन दिस टिपिकल इंडियन सोसाइटी। सबसे कम समय है तुम्हारे पास। राइट ऑफ एजुकेशन भी था, जैसे लोपा मुद्रा है, लोपा मुद्रा थी, अपाला, विश्वरा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वरा, घोषा, सिकता, ये सब थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लोपामुद्रा जो है वो विदर्भ के राजा की कन्या थी। ऊपर लिख देता हूं, ये विदर्भ के राजा की कन्या थी, ठीक है, ये विदर्भ के राजा की कन्या थी, विदर्भ राज की कन्या है, और ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। ऋषि अगस्त्य की पत्नी है ये, विदर्भ राज की कन्या और ऋषि अगस्त्य की पत्नी हुआ करती थी। यहां से एक बात और साबित होती है ना, एक होती है कि जो ऋषि अगस्त्य है, नो डाउट वो ब्राह्मण थे, और दादा विदर्भ राज जो थे वो क्षत्रिय थे। मतलब क्षत्रियों की बेटियों की शादी कहां होती थी? क्षत्रियों की बेटी की शादी कहां हो रही है? ब्राह्मण। पहले ऋषियों को अपनी कन्या ब्याई जाती थी, और इसमें ना लोग फक्र महसूस करते थे। आज तुम कह दो किसी से, बोले बता इससे ब्याह कर दी बाबा जी से, बाबा से ब्याह कर दिया, ठीक है। चलो देखो, मर्जी से विवाह का अधिकार था, मर्जी से विवाह का भी अधिकार था, विवाह का भी अधिकार था। साथ ही अपनी मर्जी से आजीवन कुंवारी रह सकती थी, आजीवन अविवाहिक भी रह सकती थी, आजीवन अविवाहिक, अविवाहित, लाइफ टाइम अनमैरिड भी रह सकती थी, भी रह सकती थी, भी रह सकती थी। ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता है? ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा जाता है, ऐसी महिलाओं को अमाजू कहते थे। ऐसी महिलाओं को अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू। बात क्लियर हो गई है? एक चीज और देखिए, हाँ दिलीप बाबू, पर फिर बात वही है, मैं कह दूंगा तो फिर वही है कि बुरी लग जाएगी। विधायक बनाया किसने? अब अगला सवाल, गुरुजी हम तो एक ही आदमी हैं और बहुत लोग हैं, किसको क्या क्या समझाएंगे? जितने को समझा सकते हो उतनों को तो समझाओ। रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे, एक दिन में तो नहीं बनता, लेकिन एक दिन तो जरूर बनेगा। तुम बदलाव का एक दौर तो शुरू करो भैया, बदलाव का एक चीज तो शुरू करे आदमी अपने जीवन में। शाम तक उसे ये तो भरोसा हो कि हाँ इट इज स्टार्टेड बाय मी, ये मैंने शुरू किया। चलिए भैया, चलो, नियोग प्रथा भी चलती थी, नियोग प्रथा। द फीमेल्स इन एंशिएंट हिस्ट्री आफ्टर सूत्र एज जस्ट ए पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक हथियार थी। राजा हार गया तो अपनी बेटी की शादी कर दी, जीत गया तो दूसरी की ब्याह लाया, मर्जी हो या ना। एक बेटे के पिता हैं, तो जरा सा सोच कर देखे इस बारे में। लड़के को बोलो पानी ला दो, लड़का बहन से कह देगा कि जब पापा को पानी दे दियो। लड़की को बोल दो देखो लड़की किसी से नहीं कहेगी, अपने पिता को उठ के पानी ला के देगी 1 मिनट में। कई बार तो ऐसा दिमाग हिल जाता, 1.5 साल की है हमारी बेटी, और उसको बोलता पापा के लिए हप्पा लाओ। भाई साहब प्लेट लेके जाती है, पापा के लिए हप्पा लाती है, सबको छोड़ छाड़ के। कल हमारे दोस्त हैरानी मान के मैंने उसको बोला बेटा मम लाओ, तो 1.5 साल की हुई नहीं है, गई मम लेने, लड़ती है जाके मेरे पापा को मम दो। लड़के से क्या कहते, पापा भी ला रहा हूँ, मम्मी पापा पानी दे देना। चलिए, नियोग प्रथा चलती है। जब पिता बन जाओगे, जब पुत्री होगी ना, जब पता चलेगा। नियोग प्रथा चलती थी, नियोग का सिस्टम। ये किस लिए चलता था भैया? अगर कोई लड़की है कम उम्र में विधवा हो गई, कम उम्र में विधवा हो गई, और जब वो कम उम्र में विधवा हो गई है तो क्या करे? मैं तो कहता हूं समाज की खुद की ड्यूटी बनती है, उसकी शादी करो। जीवन बहुत लंबा होता है, पति की जरूरत होती है। मैरिज इज ए कंपलसरी तो नहीं कह सकता, बट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। चलिए, तो लड़की अगर विधवा हो गई है महिला, तो निकटवर्ती रिश्तेदार से उसकी शादी करा देते थे, जैसे उसका देवर। विधवा की निकटवर्ती रिश्तेदार से शादी करते, विधवा की
निकटवर्ती क्लोज रिलेटिव जो है, क्लोज रिलेटिव से क्या करा देना, विवाह करा देना, जो मोस्ट प्रोबेबली उसका देवर होता था। अब मेरी बात को आप एक बार दोबारा सुनिए। इन सारी बातों से क्या लगता है, इन सारी बातों से क्या लगता था, है ना, इन सारी बातों से क्या लगता था, इन सारी बातों से तो यही लगता है कि महिलाओं की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारी बातें थी, जैसे कोई लड़की शादी होकर आती थी, शादी होकर आती थी तो जो है उसका अतिथि के तौर पर स्वीकार करते थे, सत्कार करते थे, कि वो तो आज भी होता है। उसको घर की चाबियां तो नहीं आई थी क्योंकि लोहा उस समय नहीं था, उसे रसोई की स्वामिनी बना देते थे, उसको मर्जी से उसके पकवान बनते थे कि बहू आप क्या खाएंगी। ये सब चीजें हैं। और इन बातों से एक बात साबित हो जाती है कि नो डाउट उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी। भगवान करे इस तरक्की के साथ वो समय भी आ जाए। हम तरक्की के दुश्मन नहीं है। अर्थशास्त्र का एक नियम है, डेवलपमेंट पेस, विकास अपनी पूरी कीमत वसूलता है, लेकिन ये कीमत नैतिकता के मूल्यों के उद्यम पे नहीं चाहिए हमें। डेवलपमेंट हो हमारी मेहनत से, लेकिन हम अपने नैतिक मूल्यों को बिल्कुल खत्म कर गए, इस कीमत पे हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। भैया क्या एक कहावत है पुरानी, ऐसे सोने का क्या फायदा जो तुम्हारे नाक कान को खा गए, नाक कान को खा गई ये चीजें क्या मतलब रहेगा। चलिए, हाँ, बेटियां बड़ी प्यारी चीज होती है, और ये तो आप में से मुझे बता, आप में से कितने लोग बेटिया के पिता हैं, अगर होंगे तो पता होगी कि बेटी जो हो जाती है ना, वो बेटे से नो डाउट प्यारी ही होती है, बेटे से बहुत प्यारी होती है। वो बेटे भी प्यारी होते हैं, बेटे ही भाई आज की परिपाटी के अनुसार बेटे सेवा भी करते हैं, बट बेटी एक बार पापा कह दे तो फिर कहना क्या पापा, है ना। तो वो ऐसी है कि उसे तो चॉकलेट दोगे तो उसे अपने पापा को देनी है। तो मैं तो अपने दम बता रहा हूँ जी, बेटियों से ऊपर तो कुछ एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, चलिए साहब, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करूंगा। आज की क्लास में विराम देता हूँ, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। धन्यवाद।